So everyone see question number 4. Question number 4 में क्या बोला है ध्यान देना एक बार. Divide 8 into 2 parts. Into 2 positive parts. ये बहुत इंपॉर्टेंट है समझना कि यहाँ पे आपको 8 को 2 पॉजिटिव पार्ट्स में डिवाइड करना है. ठीक है. तो अगर मान लो मैं 8 को 2 पॉजिटिव पार्ट्स में डिवाइड कर रहा हूँ तो ऑब्वियसली दोनों का जो सम होगा दो पॉजिटिव पार्ट्स का वो दोनों का सम क्या होगा 80 होगा. मतलब हम लोग को यहाँ पे पॉइंट नंबर 1 दिया हुआ है क्योंकि पता है तुम लोग ये हम लोग क्या करते हैं सबसे पहले क्वेश्चन को रीड करके 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं. तो पहला पार्ट इसके अंदर क्या आएगा बताओ तो कि सम ऑफ पहला पॉइंट सम ऑफ 2 पॉजिटिव पार्ट्स is 8. Can I say that sum of 2 positive parts is 8 because हम लोग 8 को 2 positive parts में डिवाइड कर रहे हैं. Now वो 2 positive parts में हम लोग को इस हिसाब से डिवाइड करना पड़ेगा such that sum of what? Such that sum of square of one and cube of other is minimum. Sum of squares of one part and cubes of another is minimum. ये हम लोग का सेकेंड पार्ट है. और तीसरा पार्ट हम लोग क्या करना है हम लोग को ये जानना है कि व्हाट आर द 2 पार्ट्स. मतलब वो 2 पार्ट्स क्या है हम लोग को खोजना है, हम लोग को फाइंड करना है. फाइंड द 2 पार्ट्स. So let us begin from the first step, that is number 1. So we don't know what are those 2 positive parts. So let us assume that those 2 positive parts be x and y. Let x and y be the 2 positive parts. ठीक है. मान लो वो 2 पॉजिटिव पार्ट्स क्या है हमको पता नहीं है. सो लेट इट बी x and y. लेकिन हाँ ये तो पता है कि वो 2 पॉजिटिव पार्ट्स x plus y equal to रिलेशनशिप x के साथ क्या है बताओ तो. वेरिएबल जो है ये दोनों ये कैसे रिलेटेड है कांस्टेंट से कि दोनों का सम क्या होना चाहिए बताओ तो 8 होना चाहिए. दोनों का सम किसके बराबर होना चाहिए. इट हैज टू बी इक्वल टू 8. तो ये हम लोग का पहला स्टेप कंप्लीट हो गया. सेकंड स्टेप में हम लोग क्या कर रहे हैं देखना एक बार. सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ वन एंड क्यूब्स ऑफ द अदर इज व्हाट मिनिमम. सो लेट s बी द सम फंक्शन. लेट s बी द सम. ठीक है. बट सम क्या चीज का s जो है वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है. सम किस चीज का सम. x square plus y cube. yes, squares of one and cubes of other. now यहाँ पे x square plus y cube है तो हम लोग क्या करेंगे देखना एक बार. 2 वेरिएबल है एक को रिप्लेस कर देते हैं. तो मान लो मैं यहाँ से y को रिप्लेस कर दूं तो ये हो जाएगा 8 minus x का whole cube from equation number 1. So won't it be easier if we replace x? So because it's a square function. Same thing. Hardly it will matter. कर सकते हो. You are correct. Now let us differentiate s with respect to x. You know that the first step of maxima and minima is what? Now हम लोग को पता है कि हम लोग maxima and minima का steps को follow करना है यहाँ. तो maxima and minima का जो पहला step है वो क्या है बताओ तो. Differentiating the function with respect to the variable. Function यहाँ पे s है, variable यहाँ पे x है. तो ये हो जाएगा ds by dx. What is ddx of x square? 2x. 2x. What is ddx of 8 minus x whole cube? तो पहले 3 times 8 minus x whole square times ddx of 8 minus x into ddx of 8 minus x. ठीक है. 8 minus x का हम लोग क्या करेंगे फर्दर डिफरेंशिएशन करेंगे. तो ये हो गया 2x plus 3 times 8 minus x का whole square. What is ddx of 8? 8 is a constant, its derivative is 0. What is ddx of x? X का differentiation 1 होगा. So what is 0 minus 1? It is minus 1. So ds by dx is 2x plus minus minus 3 times 8 minus x का whole square. समझ में? तो ये हो गया अपने लोग का फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव. ठीक है. अब बताओ तो फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव के बाद सेकंड स्टेप क्या होता है बताओ तो. What is the second step? To 0. We equate ds by dx with 0 to find the critical points.
So now for the critical points, we have ds by dx equal to 0. Apply a minus b whole square formula, which is a square plus b square minus 2ab. Minus plus minus 364 192 minus plus minus 3x square minus minus plus 48x. So we will get minus 3x square plus 5050x minus 192 equal to 0. ठीक है, यहाँ पे माइनस साइन मल्टीप्लाई कर दो ये, ठीक है, सिंपल बनाने के लिए. It is always advised that before factorization, the highest power of x should be positive. तो यहाँ पॉजिटिव बना दिया मैंने. अब इसको फैक्टराइज करो. So the factors are 3, 3, 2, 2, 2, 2, 2, 2, ठीक है. ओके, नाउ हम लोग को लाना है 5050. तो 5050 लाने के लिए क्या करना चाहिए बताओ तो. फाइंड आउट कि इस फैक्टर्स को यूज करके 5050x कैसे आएगा बताओ तो. कितना? सर ये हाई नहीं रहा 32 and 18. मतलब फॉर्मूला से करना पड़ेगा 2 to 4 4 to 8 8 to 16 to 32. ठीक है, 32 plus 18 कितना होता है? 50. तो यहाँ से x कॉमन आ गया तो 3x minus 32. यहाँ से कॉमन आ गया तुम्हारा 6 minus 6, तो ये हो गया. ठीक है, इन दोनों में कॉमन है 3x minus 32, तो बच जाएगा x minus 6. Either x is 32 by 3 or x is 6. अब देखो ध्यान से, अगर तो यहाँ पे x का वैल्यू 1 है तुम्हारा 32 by 3 और 1 है x equals to 6. 32 by 3 का मतलब अप्रोक्सीमेटली कितना होता है बताओ तो. 10 से ज्यादा होता है कि approximately 11 है कि नहीं? 10 से ज्यादा होता है मतलब जैसे 11, दैट्स करेक्ट. तो एक बात बताओ, अगर हम लोग x को दो पार्ट मतलब एक नंबर को दो पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं तो उसका एक पार्ट उसको कैसे एक्सीड कर जाएगा? समझ में मैं क्या बोल रहा हूँ? अगर मान लो मैं एक नंबर को दो पार्ट्स में डिवाइड कर रहा हूँ तो उसका एक पार्ट उससे ज्यादा कैसे हो सकता है? तो ये पॉसिबल ही नहीं होगा. क्यों? समझ में है ना? बिकॉज 32 by 3 is what? Greater than 8. So and if I am dividing 38 into two positive parts, अगर हम 8 को दो पॉजिटिव पार्ट्स में डिवाइड करें, पॉजिटिव दोनों पॉजिटिव, तो ऑब्वियसली ये जो पार्ट है वो कभी भी 8 से ज्यादा नहीं होगा. तो ये पॉसिबल नहीं है, इज नॉट पॉसिबल. Therefore x equal to 6 is the critical point. अब ये क्रिटिकल पॉइंट पे जो s फंक्शन है मतलब जो सम फंक्शन है वो मिनिमम होगा या नहीं वो हमको जानना है. तो ये जानने के लिए क्या करते बताओ तो. so double differentiation डबल डिफरेंशिएशन में हम लोग ये वैल्यू को पुट करेंगे. ठीक है, तो इसके लिए हम लोग को सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव निकालना पड़ेगा. ये हो जाएगा 2x का डिफरेंशिएशन 2, 3 कांस्टेंट है बाहर, 8 minus x का होल स्क्वायर. तो यहाँ पे वापस से इस पूरा को x अज्यूम 4 times 8 minus x power 1 differentiation of 8 minus 6.
ddx of 8 is 0, ddx of x is 1. So minus 6x plus 50. 0 minus 1 is minus 1 is plus. So we have 2 plus 48 minus 6x, that is 50 minus 6x. You give second order derivative. But ये second order derivative हम निकाला किस लिए? चेक करने के लिए x equal to 6 is the point of maximum or point of minimum. So let us put x equal to 6 here. So we have 6 is 36. 50 minus 36 is 14, which is clearly greater than 0. As it is greater than 0, it means what? It means some function Point that of is the local minimum. S function is minimum at x equal to 6. It means S function जो some function represent कर रहा है, मतलब हम लोग का second point जो था वो achieve हो गया कि नहीं? मतलब हमको ये तो जानना था ना second point में कि ठीक है दो पॉजिटिव नंबर्स का सम 8 तो बहुत तरीके से होगा 1 7 2 6 3 5, बट किस पॉइंट पे हमारे हमको जो है वो मतलब वो जो ऑब्जेक्टिव है मतलब सम 8 भी होगा, वो दो पार्ट्स का सम 8 भी होगा, और दूसरा बात उसमें स्क्वायर ऑफ वन और क्यूब ऑफ अदर का जो सम है वो भी मिनिमम ऑफ ऑल होगा. मतलब जितना भी पेयर है जिसका सम 8 आएगा, पॉजिटिव नंबर्स जिसका सम 8 आएगा, उनमें से मुझे वो पेयर को खोजना है जिसमें ये कंडीशन सैटिस्फाई करे. क्या? स्क्वायर ऑफ वन क्यूब ऑफ अदर का जो सम है वो क्या होना चाहिए? मिनिमम होना चाहिए. तो हम लोग ने निकाल दिया वो कौन से पॉइंट में मिनिमम आएगा, जब एक पार्ट उसका 6 हो. तो ऑब्वियसली एक पार्ट पता चल गया तो दूसरा पार्ट भी पता चल गया. 2 sir by 2. Therefore S is minimum at x equals to 6. Now putting x equal to 6 in equation of a 1. So अगर हम 1 में पुट करेंगे तो y का वैल्यू 2. Therefore the two positive parts are 2 and 6. So I think the last sum we did in the last class was number 7. I think number 7 was the last sum. Now everyone read question number 8. And very frankly मैं बता रहा हूँ तुम लोग को मैक्सिमम मिनिमम का एक दिन में ज्यादा से ज्यादा 3 से 4 सम, 1.5 घंटा का क्लास में 4 सम से ज्यादा होता नहीं है कभी भी, whether it is offline or online. So if we are doing 4 sums in a day, that is more than sufficient. 3 4. So everyone note down question number 8. So सबसे पहले मुझे ये बताओ question number 8 read करके कि जो मैंने तुम लोगों को बताया है सिस्टम कि मैक्सिमम मिनिमम का हर एक क्वेश्चंस को 3 पार्ट्स में डिवाइड करने को. What is the first part here? Can you tell me? What is the first part? You know that first part में लोग अपने लोग वही लिखते हैं जो given होता है, जो constant होता है, मतलब वो चीज जो चेंज नहीं होता है. तो यहाँ पे वो क्या चीज है जो चेंज नहीं हो रहा है बताओ. Yes, perimeter of rectangle is fixed here. देखो एक बार, prove that largest rectangle with a given perimeter, मतलब मुझे वो rectangle जानना है जिसका perimeter given है. So perimeter of rectangle is given here. ठीक है, पॉइंट नंबर 1. पॉइंट नंबर 2, अगर एक बात बताओ मुझे रेक्टेंगल का पेरीमीटर बोल रहा है तो उस पे हम छेड़छाड़ नहीं कर सकते. मतलब रेक्टेंगल का पेरीमीटर मुझे यही अचीव करना है, मतलब जो दिया हुआ है, जो मेंशन कर रहे हैं, मतलब जो बोल रहे हैं कि ये गिवन है तो यही रखना है. तो लार्जेस्ट रेक्टेंगल मींस व्हाट? हाउ डू यू मेजर लार्जेस्ट रेक्टेंगल? बाय इट्स पेरीमीटर, बाय इट्स एरिया और बाय लेंथ? Sir by its surface area. बाय इट्स एरिया. सिंपल. अगर मान लो उसका पेरीमीटर कांस्टेंट है, पेरीमीटर गिवन है, तो किस पर्टिकुलर चीज से हम बोल सकते हैं कि ये एरिया, सॉरी इस रेक्टेंगल, ये रेक्टेंगल लार्जेस्ट है. लार्जेस्ट रेक्टेंगल मींस व्हाट? अगर पेरीमीटर गिवन है तो लार्जेस्ट रेक्टेंगल मींस एरिया इज मैक्सिमम. ट्राई टू अंडरस्टैंड. वंस अगेन आई एम सेइंग, अगर मान लो अपने लोग को एक रेक्टेंगल का लेंथ, ब्रेथ, पेरीमीटर मान लेते हैं कि पेरीमीटर है 5050 सेंटीमीटर और पेरीमीटर का फॉर्मूला होता है ट्वाइस l + b और एरिया होता है तुम्हारा l × b. तो 50 सेंटीमीटर पेरीमीटर में बहुत लेंथ और ब्रेथ से अचीव कर सकते हैं. बस तुमको ये देखना है कि l और b को ऐड करके 25 आना चाहिए, तो उसका डबल क्या होगा? 50 हो जाएगा. तो बहुत सारे ऑप्शंस है हमारे पास. 20 और ये 5 ले लो, 50 आएगा पेरीमीटर. 18 और 7 ले लो, उसका पेरीमीटर भी 50 सेंटीमीटर आएगा. बट अपने लोग को वो चूज करना है जिससे, इसमें देखो एरिया क्या आ रहा है 100 सेंटीमीटर स्क्वायर, इसमें एरिया क्या आ रहा है
126 सेंटीमीटर स्क्वायर। मतलब कहने का मतलब है कि हम लोग को पता है कि पेरीमीटर को कांस्टेंट रखना है, बट एक कांस्टेंट पेरीमीटर को रखते हुए अगर बोला जाए लार्जेस्ट रेक्टेंगल, सो लार्जेस्ट रेक्टेंगल इज मेजर्ड बाय व्हाट? लार्जेस्ट एरिया. Largest rectangle will be measured by what? By not its perimeter, because perimeter will be constant throughout. Whatever length and breadth you take, but perimeter will be constant. Perimeter has to be this 50 centimeter. We have to achieve this perimeter 50 centimeter. But the question is, उनमें से हम कौन से रेक्टेंगल को चूज करेंगे जिससे एरिया अपने लोग को मैक्स मिलेगा? एरिया क्या मिलेगा हम लोग को? मैक्स, because area max means largest rectangle we have achieved. Did you get my point? I hope. Okay, तो यहाँ पे area of rectangle is maximum. And third point is, We have to prove it is a square. Prove that if we achieve this situation, if we achieve this condition that perimeter given, area of rectangle is maximum, then that condition only, this situation happens only if that rectangle is a square. Prove that the rectangle is a square. You have to finally prove that rectangle is a square. Now let me tell you one thing. What is the definition of a rectangle? It is a quadrilateral where opposite sides are equal and parallel. Opposite sides are equal and parallel. This is a square where all its sides are 2 centimeters. Is this not a rectangle? Yes. Definitely your opposite sides are equal and parallel as well. है कि नहीं? रेक्टेंगल का डेफिनेशन क्या, ये सैटिस्फाई नहीं कर रहा है? डेफिनेटली सैटिस्फाई कर रहा है. तो दैट्स व्हाई एवरी स्क्वायर इज अ रेक्टेंगल, बट एवरी रेक्टेंगल इज नॉट अ स्क्वायर. Clear or not? So here we have to prove that if area of rectangle is max with a given perimeter we have achieved, with a given perimeter if we achieve the largest area of rectangle, then that situation only happens if the rectangle is a square. समझ में? ये अपने लोग को तीसरे पॉइंट में प्रूव करना है, इसको हम पहले नहीं ले सकते. इसीलिए वो 3 पॉइंट का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है. 3 पॉइंट मतलब पहला गिवन, सेकंड मैक्सिमम मिनिमम, थर्ड प्रूव ऑन द बेसिस ऑफ 1 and 2. ओके, सो प्लीज नोट डाउन. नाउ हम लोग सम स्टार्ट करते हैं. अब देखो 3 पार्ट्स में डिवाइड करने के बाद तुमको क्वेश्चन में देखने का जरूरत ही नहीं है, बात तुम्हारे सामने है और बस इस 3 स्टेप्स को फॉलो करो. ओके, अब देखो ध्यान से. एक बात बताओ, पेरीमीटर इज गिवन. इन लोग तुम पूरे क्वेश्चन में खोज लो कि वो गिवन वैल्यू क्या है, तुमको मिलेगा, तुमको मिल जाएगा. गिवन पेरीमीटर क्या है? कहीं लिखा हुआ है कि ये 50 सेंटीमीटर है, 20 सेंटीमीटर है, 48 सेंटीमीटर है. लेकिन एक बात बताओ, वो वैल्यू जो भी दिया रहता है उस वैल्यू से हमको क्या मतलब है? हमको क्या लेना देना है वो वैल्यू से? इतना तो पता है कि जो भी होगा वो वैल्यू वो कांस्टेंट ट्रीट किया जाएगा. यहाँ पे पूरा का पूरा खेल डिफरेंशिएशन में क्या है? कांस्टेंट और वेरिएबल का खेल. ठीक है, तो यहाँ पे अगर देखा जाए तो गिवन पेरीमीटर मतलब दैट गिवन वैल्यू, इफ इट इज 48 38 इट विल लुक वेरी गुड. चलो ये दिख रहा है मेरे को 38 48. नहीं दिया रहेगा तो क्या कोई दिक्कत नहीं है, हम लोग उसको के से डिनोट करेंगे, हम उसको कांस्टेंट से डिनोट करेंगे. हम लोग क्या लिखेंगे? let k unit be the given perimeter. तो ये given लिखने से मतलब ही इसका क्या क्लियर हो रहा है कि given perimeter मतलब this k will be treated as constant. This k will be treated as a constant. इसका मतलब ये हुआ. Also x unit and y unit, and you know that perimeter of a rectangle is dependent on 2 factors, that is the length and breadth of the rectangle. Now that is varying in your mind. अभी मैंने एग्जांपल दिखाया था, that is varying. तो वो क्या होगा? Let it be x unit and y unit. X unit and y unit with the length and breadth of the rectangle. Now you know that पहला पार्ट मतलब हम लोग को रिलेट करना है कांस्टेंट. एग्जैक्टली, कांस्टेंट को और वेरिएबल को रिलेशनशिप निकालना. तो वेरी सिंपल, इट्स ट्वाइस लेंथ k equal to 2 times x plus ट्वाइस ब्रेथ इज इक्वल्स टू k. ठीक है, ट्वाइस लेंथ प्लस ट्वाइस ब्रेथ इज इक्वल्स टू k. नाउ वी हैव फिनिश्ड स्टेप नंबर 1. नाउ वी मूव टू स्टेप नंबर 2. स्टेप नंबर 2 इज let a be the area of rectangle. Area equals to length into breadth. Now यहाँ से 2 वेरिएबल तो एक को रिप्लेस कर देते हैं. k by 2 minus x divided by 2.
y का वैल्यू k minus 2x divided by 2. Multiply x with both the terms. So it will be k by 2x and 2x square by 2 becomes x square. Now can you start the process of maximum and minimum? Can you apply your second order derivative? So what is the first step of second order derivative? Differentiating area function, that is a, The dA by with dx. respect to x, not k, because k is a constant. याद रखना. तो चलो सबको अब तुम लोग स्टार्ट करो इसके बाद और कंप्लीट करो स्टेप नंबर 2. क्या स्टार्ट करना है? फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव कंप्लीट करो, जीरो से इक्वलाइज करो, उसमें क्रिटिकल पॉइंट पुट करना है सेकंड ऑर्डर में और चेक करना है कि क्या उसमें वो मैक्सिमम है या नहीं. Complete this up. So the first step is differentiating the function with respect to variable. So k by 2 is a constant, keep it outside. ddx of x is 1. ddx of x square is 2x. Then we will equalize dA by dx with 0 to determine the critical point. Clearly the value of x is k by 4. Now whether k by 4 is the point of maximum or not, we don't know. How to check whether this point is the point of maximum? Find out second order derivative. Clearly second order derivative is minus 2, which is not dependent of any variable. It is not dependent of, it's independent of x. So if you put x equals to k by 4 also, the result is minus 2. The result is minus 2 itself. अच्छा ये वाला पॉइंट सबको समझ में आ रहा है? तो देखो कभी देखो ऐसा बहुत बार होगा कि सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव का जो रिजल्ट है वो डायरेक्ट कांस्टेंट आ जाए. जैसे कि यहाँ पे समझ में आया ना, कांस्टेंट का मतलब क्या होता है? दैट थिंग व्हिच इज इंडिपेंडेंट ऑफ वेरिएबल. मतलब वहां पे वेरिएबल नहीं होता है. जैसे यहाँ पे -2 ये कांस्टेंट फंक्शन है, तो यहाँ पे अगर हम x = k by 4 लगाएंगे भी तो -2 ही रहेगा, तो लेस देन 0 है. Therefore area is maximum at x = k by 4. So second part is over. Third part में क्या प्रूव करना है कि rectangle is a square. So in order to prove rectangle is a square, you have to show that its length and breadth both are equal. X and y दोनों equal है. X का वैल्यू k by 4 को इक्वेशन नंबर 1 में पुट. So we'll place it in 1. So you get y = k by 4 itself. So as x and y both are equal, hence the rectangle with maximum area with given perimeter is a square. We have proved. Is this clear? मतलब उन्होंने प्रूफ कर दिया कि अगर एक रेक्टेंगल का पेरीमीटर गिवन होगा और अगर हम लोग उससे अचीव करते हैं मैक्सिमम एरिया रेक्टेंगल का, तो वो तभी होगा जाकर के जब उसका लेंथ एंड ब्रेड्थ दोनों इक्वल हो, मतलब वो स्क्वायर होगा. Everyone after this sum will do sum number 9, but sum number 9 थोड़ा डिफरेंट है, मुझे एक दो स्टेप्स बताना पड़ेगा. तुम लोग पहला 3 स्टेप्स पहले लिखो. 3 स्टेप्स लिखो, एक बार स्टार्ट करो. So in question number 9, can you tell me what are those 3 points? The first point, perimeter is given. Same as previous question. यहाँ पे The second perimeter point is diagonal of should be rectangle. minimum. Same as previous sum, like यहाँ पे भी perimeter of rectangle is given. Second diagonal of rectangle is minimum. Third point, to prove rectangle is a square. Square. So the rectangle perimeter of rectangle is not going to change here in this sum. It is constant. So let k unit be the given perimeter. The rectangle. And this given perimeter of rectangle is dependent on the X and length and breadth. So let it be x unit and y unit.
We have to relate, and it's very much clear. Same as in the previous question. So first step is over. Second step now. Second step with diagonal is written. So let D represents diagonal. Let D be the diagonal. See, on the day when I had explained you the 2D and 3D figures, and also I've given you what I have WhatsApped you in the group all the formulas of 2D and 3D figures you have in your group. So just check them. So root x square plus y square. Diagonal is denoted with D. So clearly D square equals to x square plus y square, and D equals to under root x square plus y square. Already, it's already given. So we have got two variables, that is x and y. Let me express in single variable. From equation number 1. And after this line, the problem which you will face later on in the sum is the sum will become very, very complex. You know for what reason sum will become complex? Only because of the square root. स्क्वायर रूट के कारण ये सम बहुत कॉम्प्लेक्स हो जाएगा. तो जहां भी इस तरह का सिचुएशन आए, प्लीज नोट डाउन. और जहां पे स्क्वायर रूट हो और जहां पे हम स्क्वायर रूट को एलिमिनेट कर सकते हैं, नॉट क्यूब रूट, not cube root. Don't start eliminating cube root because there is a reason only you can eliminate square root. तो उससे आंसर में कोई फर्क नहीं पड़ेगा. ठीक है? Otherwise you cannot go for elimination of cube root and other things. Is this clear what I am saying? So you can eliminate square root, but in order to eliminate square root, can you tell me what is to be done? Squaring both sides. Can you square both sides? And let us consider d square as z. d square जो d फंक्शन है, डायगोनल फंक्शन को किसी और मतलब d स्क्वायर को z से डिनोट कर देते हैं हम. Let us assume let d square equals to z. ठीक है, तो फिर z क्या हो जाएगा? So z will become x square plus k minus 2x का whole square divided by 4. Okay. Now let us take LCM. इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर देते हैं. हमेशा याद रखना कि फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव से पहले मतलब मैक्सिमम मिनिमम का पहला स्टेप से पहले अगर लगता है कि वो थोड़ा सिंपल बनाया जा सकता है, यू मेक इट सिंपल. इसके लिए हम LCM ले लेते हैं और यहाँ पे a minus b होल स्क्वायर का फॉर्मूला भी अप्लाई करें. So z will become 8x square minus 4kx plus k square. Now you can start the process of maximization. Now you can start the process of maximum and minimum. So the first step is differentiating z dz by dx with respect to x. So 1 by 4, okay, fine, 1 by 4 is a constant, you keep it outside. 8x square का differentiation 16x. 4kx में 4k constant है बाहर. ddx of x is 1, k square का derivative 0. Now for the critical points, dz by dx को 0 से equalize करते हैं. So x equals to how much? K by 4. How to check whether this point is a point of maxima or not? Minima or not? Sorry, minima. So double differentiation. Double differentiation. With 1 by 4, okay, fine. Keep it same as it is outside. 16x का derivative 16. 4k का derivative 0. Again, you are getting constant. You have to show this line. That at x equals to k by 4, the answer is 4 itself, which is greater than 0. Okay, you have to show this part. So I think it is clear till here.
सो बट हम लोग को z फंक्शन नहीं प्रूव करने के लिए बोला गया था, z फंक्शन मिनिमम नहीं निकालने Then के we लिए have to show diagonal is minimum. तो कोई बात नहीं, हम लोग ने d स्क्वायर इक्वल टू z लिया है, तो बस यहाँ पे हम लिख देंगे कि सिंस z is minimum at x equals to k by 4, so c what was z इसको लिया था हम लोग ने d स्क्वायर जरूरत है, d स्क्वायर d मतलब जिस पॉइंट पे d मिनिमम होगा उस पॉइंट पे d स्क्वायर भी मिनिमम होगा, जिस पॉइंट पे z मिनिमम होगा उस पॉइंट पे d स्क्वायर मिनिमम होगा, उस पॉइंट पे d भी मिनिमम होगा। तो हम लोग को एक सम करके हम लंबा प्रोसेस से दिखा देंगे। सो d इज आल्सो मिनिमम at x equals to k by 4, ठीक है। अब ये तो हो गया सेकंड पॉइंट। थर्ड पॉइंट, शो दैट रेक्टेंगल इज अ स्क्वायर। क्या करना है बताओ तो, रेक्टेंगल इज अ स्क्वायर। So we'll place in equation 1 and get y equal to k by 4. So now just putting x equals to k by 4 in equation number 1, you'll get y equals to k by 4. So as x and y both are equal, hence the given It is a perimeter square. of rectangle with minimum diagonal is a square. Copy it down fast.